Hello everyone, I am Aishwarya Fadtare and I will be teaching you the subject of bookkeeping and accountancy. तो सबसे पहले हम आज जो देखने वाले हैं दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट अबाउट। और आपको 11th स्टैंडर्ड में जब आप आते हो तो आपको ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसमें एग्जैक्टली सिखाया क्या जाने वाला है। सो व्हाट इज योर करिकुलम, what all you will be taught, and what is this subject exactly which is called as bookkeeping and accountancy. आपने जब स्कूल लेवल में थे तो आपके सीनियर्स होते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम देम दैट आपको कॉलेज में जाते हैं तो अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट होता है। तो ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट ही इसको बोला जाता है एक्चुअली, जो उसका पूरा नाम है फॉर योर करिकुलम दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये जो सब्जेक्ट है इसको हम टर्म करते हैं या इसको हम एक्सप्लेन करते टाइम बोलते हैं इट इज लाइक सिंपल मैथमेटिक्स। देन यू विल से मैम इज इट दैट इजी, क्या ये सब्जेक्ट इतना इजी है कि आप उसको सिंपल मैथमेटिक्स बोल रहे हो? ऑफ कोर्स यस, मैथ से कंपेयर किया जाए तो अकाउंट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आप अकाउंट सीखते जाते हो, जैसे जैसे आप उसकी टेक्निकलिटीज में जाते हो, तो आपको ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर स्टडिंग इन द कॉमर्स स्ट्रीम। So basically, what you're seeing here in front of you is the 11th standard textbook of bookkeeping and accountancy. So this is how it looks. So this is the cover page of your textbook of bookkeeping and accountancy. And today we are going to discuss in brief कि ये टेक्स्ट बुक में ये 11th स्टैंडर्ड के आपके पूरे सिलेबस में क्या क्या कवर होने वाला है। So here we have been given the syllabus in detail about the coverage of your 11th standard. Okay, so we have a first detailed analysis and followed by the index of the topics of your 11th standard. हम ये सब देखने से पहले एक छोटी सी आपकी डे टू डे रूटीन की, डे टू डे जो आपके लाइफ में हो रहा है वो कहानी से ये सब्जेक्ट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, every one of you must be getting certain amount of pocket money from your parents, right? So every one of you gets certain money from your parents as pocket money कि चलो आप ले लो और आप इससे मजे कर सकते हो। So suppose let's assume that your mom, your mother is going to give you say 500 rupees, 500 rupees for 1 week। अभी हम ये एक वीक की बात करने वाले हैं दैट 1 वीक यू हैव बीन गिवन 500 रुपीज बाय योर मॉम। तो आपको ये 500 रुपीज मिलते हैं, लेट अस से ऑन 1st of January आपको ये मिले हैं। अज्यूम करते हैं ये आपको 1 वीक चलाने हैं तो वी कैन से कि 8th of Jan तक आपको ये चलाने पड़ेंगे। तो ये एक वीक का जो हिसाब है अभी हम देखते हैं। सपोज ऑन 2nd of January, 2nd of January you have gone to Burger King। कहाँ गए हो आप? You have gone to the store Burger King। वहां पे आपने एक बर्गर खाया ऑफ से 100 रुपीज, तो आपके यहाँ पे 500 में से 100 रुपीज खर्च हो गए। उसके बाद आपको 3rd of January को रियलाइज हुआ कि आपको कुछ स्टेशनरी खरीदनी है, आपको क्लास के लिए कुछ स्टेशनरी चाहिए जिसके लिए आपको एक नोटबुक लगने वाला है, एक स्केल लगने वाली है, एक पेन एंड एक पेंसिल। तो उसके लिए आप गए थे स्टेशनरी शॉप। तो स्टेशनरी खरीदने के लिए स्टेशनरी शॉप में जब आप गए थे तो आपने स्टेशनरी खरीद ली से 60 रुपीज की। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट डे यू डिडंट स्पेंड एनीथिंग, 4th Jan को आपने कुछ भी स्पेंड नहीं किया है। देन वी कम टू 5th of Jan। 5th of Jan के दिन ऐसा हुआ कि आपको अर्जेंटली जाना था टू द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर जाके आपको चाहिए था कि आप आपकी मनपसंद बिस्किट्स जो है वो खरीद लो। सो यू वेंट टू बाय
टू द ग्रोसरी स्टोर के पास आप गए टू बाय द बिस्किट्स विच यू वांटेड, तो ग्रोसरी स्टोर से आपने बिस्किट्स ले ली ऑफ 20 रुपीज। ओके, क्या चल रहा है? आई होप यू आर गेटिंग अ सिंक ऑफ इट। पहले क्या हुआ था, आपके मॉम ने आपको दिए थे 500 रुपीज, जिससे आपने एक एक स्पेंडिंग करना चालू किया था। तो 2nd 3rd 5th जैन तक आपको हुआ। फिर आप इस वीक में बहुत ही ज्यादा लकी बन गए, क्योंकि 6th ऑफ जैन को क्या हुआ, 6th ऑफ जैन को योर नाना नानी विजिटेड योर प्लेस, योर नाना नानी विजिटेड योर प्लेस एंड दे अगेन गेव यू अ गिफ्ट। आपको पॉकेट मनी तो मॉम से मिला था, बट उन्होंने भी आपको गिफ्ट दे दिया। दे गेव यू अ गिफ्ट ऑफ 200 रुपीज व्हेन दे लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको पैसे 500 रुपीज मिले थे, उससे आप खर्च कर रहे थे, 200 रुपीज और आपको नाना नानी से मिल गए थे। उसके बाद 7th ऑफ जैन को क्या हुआ, 7th ऑफ जैन को आपने डिसाइड किया कि यस आई हैव एक्सेस ऑफ फंड्स दिस वीक, मैंने पहले ही मॉम के पैसे भी स्पेंड नहीं किए थे और मुझे और गिफ्ट मिल गया है, तो नाउ आई कैन गो फॉर अ मूवी। तो आपने डिसाइड किया आप मूवी को जाएंगे, तो यू वेंट फॉर अ मूवी विथ योर फ्रेंड्स। आपने उधर पॉपकॉर्न खाया, चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पिया, तो इट कॉस्टेड यू लाइक समथिंग अराउंड 350 रुपीज। उसके बाद 8th ऑफ जनवरी को था आपके एक फ्रेंड का बर्थडे, जिसके लिए आपको गिफ्ट खरीदना था यहाँ पे। तो आपको गिफ्ट खरीदने के लिए लगे, यू वांट टू गिफ्ट अ फ्रेंड, तो गिफ्ट अ फ्रेंड, गिफ्ट खरीदने के लिए आपको लगे से 150 रुपीज। सो ये आप देख रहे हो कि 1st जैन से 8th ऑफ जैन तक आपने आपके पैसे कैसे कैसे स्पेंड किए हैं, इस सब का हमने यहाँ पे बनाया है एक रिकॉर्ड। Okay, so these were the financial transactions which took place in your life from 1st of January to 8th of January. ये है financial transactions। तो ये आपके लाइफ में हुए हैं, जिसका आपने क्या किया है, आपने किया है रिकॉर्डिंग। अभी आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने से, ये रिकॉर्ड आप मेंटेन करने से क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास कितना कैश बचा होगा? क्या इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास कैश कितना बचा होगा? यस और नो? नहीं समझ रहा होगा, डायरेक्टली नहीं समझ रहा है देख के। यस, इफ यू कैलकुलेट, तो कैलकुलेट अगर करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए आप एक टाइप का बनाओगे स्टेटमेंट, जिसमें एक साइड में आप लिखोगे आपके पूरे रिसीट्स। एक साइड में आप क्या लिखोगे, एक साइड में आप आपके लिखोगे रिसीट्स, दूसरे साइड में आप आपके क्या लिखोगे, आप आपके लिखोगे पेमेंट्स। एक साइड में आप आपके लिखोगे रिसीट्स और दूसरे साइड में आप लिखोगे आपके पेमेंट्स। तो आपको कितने पैसे मिले और आपने कितने स्पेंड किए, ये आप यहां पे लिखोगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल एज रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो क्विकली यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी कि इसमें से रिसीट सेक्शन में क्या क्या आएगा, रिसीट क्या क्या हुआ है हमको, क्या ये 500 रुपीज हमको रिसीट हुए हैं? यस। सिमिलरली जो नाना नानी का गिफ्ट था 200 रुपीज, क्या ये भी अपना रिसीट है? यस। सो 500 and 200 is what you had received. उसके बाद आपने क्या चालू किया, आपने चालू किया स्पेंड करना, आपने चालू किया पेमेंट्स करना। तो यहां पे क्या हुआ, 100, 60, 20, 350, 150, ये हो गए आपके पेमेंट्स। तो कोई क्विकली मुझे बताएगा क्या कि ये रिसीट और पेमेंट को देख के आपके पास कितना पैसा बचा? यहां पे टोटल आएगा 700 और ये टोटल कितना है आपकी स्पेंडिंग्स का? 680। तो व्हाट इज द मनी लेफ्ट विथ यू? तो आपके पास 20 रुपीज बचा है। सो व्हाट डिड यू डू? You had certain financial transactions which took place in your life. आपने उसका एक लिस्ट फॉर्म में, एक डे टू डे फॉर्म में
क्या बनाया था? एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था, जिसको आपने फाइनली क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल करके आपने एक कैश का रिप्रेजेंटेशन बनाया, जिसमें आपने दिखाए थे रिसीट्स और पेमेंट्स, जिससे आपको समझ में आया कि आपका एक्चुअल कैश बैलेंस जो है वो कितना बचा है। अभी ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्चुअली आइडियली करना चाहिए कि आपने मॉम से पैसे लिए थे, तो ये जो डिटेल्स है, ये जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो आपको सबमिट करना चाहिए विथ योर मॉम. So you will go and submit it to your mom, and your mom will start checking कि आपने क्या क्या किया. ओके आपको ये पैसे मिले थे, आपने ये स्पेंड किए. अभी मॉम को यहाँ पे नोटिस होगा कि नहीं, ये 350 रुपीज जो आपने एक ही दिन में स्पेंड किए ये गलत है, इतना स्पेंडिंग आपका नहीं होना चाहिए था, ये कम हो सकता था. तो व्हाट इज योर मॉम डूइंग? योर मॉम विल एनालाइज वट एवर रिकॉर्ड्स यू हैव मेंटेन्ड. She might tell that these records are okay, no problem, आपने बहुत wisely spend किया है, not an issue. Or she will point out certain mistake and tell you to rectify that mistake. So she will basically summarize, analyze and draw certain conclusions based on the record which you have maintained. Okay? तो ये सब करने के बाद finally what will happen? ये जो पूरा हफ्ता है इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीक के लिए फिर से मॉम आपको क्या दे देगी? पॉकेट मनी दे देगी. ओके, सो दिस इज व्हाट कैन हैपन इन एनीबडीज डे टू डे लाइफ. तो क्या आपने ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए? As a commerce student, you should of course maintain a record in this way related to your pocket money also. क्यों मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि ये जब आप आपके डे टू डे लाइफ में करना चालू करोगे, तब भी जाके when you become older, when you become an expert in the commerce stream, आप इसी का एग्जैक्ट कॉपी क्या करोगे? You will start doing this for big enterprises, big companies, big public limited companies. यहाँ पे आपको 500 रुपया मिल रहा था, but when you become the CFO of any company, you will have to handle the transactions related to crores of rupees. Okay, so this what you do in your day-to-day life is exactly what is being done by the people sitting at higher level or top positions of any companies or any organizations, or for that matter by any CA, by any CS, by any CWA, by any accountant who is working at a higher post. So अब इसका और हमारे सिलेबस का क्या रेलेवेंस है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. आपने देखा होगा, तो मैंने बार बार बोला, ये क्या है? These are the financial transactions. These are the financial transactions which are taking place in your life. आप ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का क्या कर रहे हो? यू आर मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड. You are maintaining a record. So you are recording these financial transactions which are taking place in your life in your books or in your diary or in your record. तो ये recording करने के बाद what your mom was doing, she was carefully analyzing and interpreting, that is drawing conclusions based on whatever record you had maintained. So this process which you are doing for yourself currently, when it is done for various organizations, for various companies, for various partnership firms, that's exactly the process which is done by accountants, chartered accountants, managers, finance managers, or the CFOs of the companies. तो इसको अगर हम रिलेट करने जाए विद अ कंपनी, तो क्या बोलेंगे? कंपनी या यू कैन कॉल एनी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम करते क्या है? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बिजनेस एंटिटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हम करते हैं रिकॉर्डिंग.
सो रिकॉर्डिंग, जैसे आपके लेवल पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, वैसे ही एक अकाउंटेंट और यू कैन कॉल अ जूनियर स्टाफ डज द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग मतलब डे टू डे जो भी चीजें हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफ विच नेचर, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑफ फाइनेंशियल नेचर। उसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, तब भी जाके उस चीजों का रिकॉर्डिंग किया जाता है। आपके बॉस ने अपने किसी कलीग को कॉल किया, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका डेफिनेटली रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। आपके बॉस ने आपको पार्टी दे दी, ये कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। पार्टी दे दी, उसमें एक्सपेंसेस हुए, ये फाइनेंशियल नेचर हो जाएगा। बट उन्होंने आपको घर पे अपने बुला लिया, सिर्फ आओ बैठो गप्पे लड़ाओ, ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अंडरस्टैंड, देयर इज अ बिजनेस, देयर आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस, उसका हो जाता है रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग जनरली करते कौन है? ये छोटी काम होते हैं, ये सिंपल एंट्रीज होती है, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पे करनी पड़ती है। तो ये अकाउंटेंट्स जो होते हैं या जूनियर लेवल के स्टाफ जो होते हैं वो करते हैं आपका रिकॉर्डिंग। और फाइनली ये जो रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, क्या वो बराबर है कि नहीं, क्या उसमें कुछ गलतियां है, उस रिकॉर्ड को यूज करके हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे योर मॉम माइट टेक अ डिसीजन योर कि अच्छा आप 350 रुपीज स्पेंड करते हो, इतने आपके पास एक्सेस पैसे हो जाते हैं, फिर मुझे सोचना चाहिए कि नेक्स्ट वीक मैं आपको 500 रुपीज नहीं दूंगी, आपका 400 रुपीज में भी काम चल जाएगा, राइट? तो 400 रुपीज में काम चल जाएगा, ये डिसीजन चेंज ओवर क्या मॉम आपका ले सकती है? यस। सिमिलरली जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा बाय द अकाउंटेंट और द जूनियर स्टाफ, उसका एनालिसिस या उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने का काम कौन करते हैं? द टॉप मैनेजर्स और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स हु आर associated with the company or the organization. Okay, so this is the way the financials or the monetary aspects or the monetary transactions which are taking place in the business are handled. So this process, now let us see कि आपके करिकुलम में इसका एसोसिएशन हम कैसे बिठा सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसके बारे में हमने बोला कि इनका क्या किया जाता है, इनका रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप की बुक्स यूज की जाती है, अलग अलग टाइप की बुक्स यूज की जाती है। जैसे ये जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका एक लिस्ट फॉर्म में, एक डिटेल्ड फॉर्म में, एक वर्ड टू वर्ड फॉर्म में आपने जो ये डिटेलिंग बनाया है, ये बनता है इन द बुक विच इज कॉल्ड एज जर्नल। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब डे टू डे होने वाले ट्रांजैक्शंस का डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है लाइन बाय लाइन, तो देन दैट इज डन इन द बुक विच इज कॉल्ड एज द जर्नल। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो हर एक ट्रांजैक्शन का आपने रिकॉर्डिंग किया था, उसका ये पोस्टिंग किया ऑन द रिसीट साइड एंड द पेमेंट साइड। सो सच अ प्रेजेंटेशन इज डन इन द बुक विच इज कॉल्ड एज अ लेजर। ठीक है, ये बुक्स के नाम है, इनको बस नाम दिए गए हैं। द बुक where a detailed record line by line is maintained is called as a journal. ये जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग किया जाता है जर्नल में, उनका अल्टीमेटली पोस्टिंग जो है उसको बोलते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग किया जाता है इन द बुक विच इज कॉल्ड एज लेजर। और ये लेजर से फाइनली बनाया जाता है the financial statements of any organization. Financial statements of any organization, or you can call them as final accounts. अभी फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या? जैसे आपने ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया, ये कैश के रिलेटेड था,
ये सिर्फ कैश का रिकॉर्ड था, बट ऐसे ही अलग अलग चीजों के बिजनेस में तो सिर्फ कैश में डीलिंग नहीं होता होगा, बिजनेस प्रोबेबली प्लांट मशीनरी खरीदता होगा टू रन देयर ऑपरेशंस, वो लैंड खरीदते होंगे, तो प्लांट मशीनरी कितनी मशीन्स आपने ली, कितनी मशीन्स आपने बेची, क्या उसका भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। उनके पास बहुत और चीजें होगी, like the land and buildings which they have, the office premises which they have, the rents which they pay, the employees salaries which they pay, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स का जब ऐसे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनता है और फाइनली उसको समराइज किया जाता है, तो उसका समराइज करने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उसका एनालिसिस और उसके ऊपर डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा इज डन थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली जो बनते हैं या फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं, ये पूरे ईयर के लिए बनते हैं, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो इंडिया में चालू होता है फ्रॉम 1st of April एंड कंटिन्यूज टिल, डज एनीवन नो कब तक कंटिन्यू होता है? 1st April से चालू होता है एंड एंड्स ऑन 31st of March। तो हमारे यहाँ पे जो एंट्रीज या जो रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया जाता है, वो 1st April to 31st March ये पीरियड के लिए, जिसको हमने अभी अभी क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लिए हम करते हैं रिकॉर्डिंग। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, इट इज लाइक अ समरी based on which the decisions for the organization will be taken. So I hope you have understood कि ये फ्लो कैसे जाता है, और यही टॉपिक्स है आपके सिलेबस में। ये देखिए यहाँ पे टॉपिक है जर्नल का, दिस इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जहां पे पहली बार एंट्री होती है, पहली बार एंट्री होती है बुक में, विच इज कॉल्ड एज जर्नल। कौन सी एंट्रीज हमने जो बोला, लाइन बाय लाइन, एक के नीचे एक, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसों का क्या हो रहा है, ये सब लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसका पोस्टिंग किया, पोस्टिंग किया इन द कैश स्टेटमेंट, करेक्ट। कैश स्टेटमेंट में उसका जो पोस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है लेजर, दैट इज द सेकेंड बुक। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का, सिर्फ कैश का नहीं, जितनी भी चीजें आ रही है, जा रही है, पेमेंट्स हो रहे हैं, रिसीट्स हो रहे हैं, सबका क्या किया जाता है, सबका लेजर बनाया जाता है। उसके बाद फाइनली हमने जो देखा कि ये लेजर को बेस रख के अल्टीमेटली कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये लेजर का एक समरी बनता है। जैसे आपने देखा कि कैश का बैलेंस है आपका 20 रुपीज, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में रह सकता है कि मशीनरी का बैलेंस है 50 रुपीज, लैंड का बैलेंस है 100 रुपीज, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतने छोटे बैलेंसेस नहीं होंगे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये सब बैलेंस का समरी बनता है, जिसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ओके, समरी बनता है जिसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। इट इज द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, और ये ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बनते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। तो ये आपका लेजर का जो टॉपिक रहेगा, इधर ही आपको इसके साथ साथ सिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस, बिकॉज इट इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज द समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स का समरी बनता है इन द ट्रायल बैलेंस, यूजिंग विच फाइनली यू विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब क्या होता है, एक इंसान, वन पर्सन इज रनिंग द एंटायर बिजनेस, he is investing money into the business, he is doing the management of the business, he is going to take the profits of the business, he is going to bear all the risks of the business। तो एक इंसान उठ के जब बिजनेस करना डिसाइड करता है, सब मैं ही करूंगा, वन मैन शो, उसको बोला जाता है प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। और कितने टाइप के कंसर्न्स होते हैं ये आप डिटेल में सीखोगे इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बट 11th में आपको स्टडी के लिए अकाउंट्स में जो कंसर्न है, टाइप ऑफ कंसर्न है, दैट इज ओनली अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, दैट इज वन पर्सन इन्वॉल्व, वन मैन शो, एक सोल पर्सन की, उसको और एक नाम यूज किया जाता है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरी फर्म।
सो दैट वॉज द कवरेज। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में कवर होते हैं। पहले 2 टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो ये है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें डिटेल में बताया जाएगा कि ये आपका जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, ये क्या होता है। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जिसको बोला गया है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजीज। इसमें आपको अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस यूज करने पड़ते हैं, कौन से कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस यूज करने पड़ते हैं। टर्म्स थोड़े हेवी लग रहे होंगे, कुछ वर्ड्स ना सुने हुए लग रहे होंगे, बट यू डू नॉट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड पहले टॉपिक में क्या क्या कवर होगा, सब बेसिक पार्ट कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, इसको किस किस चीज इसमें और कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। तो आपकी बेसिकली वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए ये चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स। नेक्स्ट है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मैंने अभी आपको जो समझाया वो बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेके समझाया, बट ये इतना इजी होता नहीं है व्हेन इट कम्स फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो आप इतना सिंपली ऐसी लिस्ट डाउन करके एंट्रीज नहीं कर सकते इन दिस बुक विच वी कॉल एज जर्नल। इसमें आपको फॉलो करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो हम ये चैप्टर नंबर 2 जब कवर करेंगे उसमें देखेंगे कि अकाउंट्स का जो बेसिक होता है या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करने का जो बेस होता है उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम यूज की जाती है। ओके तो यहाँ पे हम अलग अलग वेज से कैसे अकाउंटिंग करना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स लगाए जाते हैं, उसमें 2 अप्रोचेस होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, थोड़ा मॉडर्न अप्रोच, ये सब सीखेंगे। उसके बाद जर्नल लेजर का हमने डिस्कशन डिटेल में कर लिया। उसके बाद आता है एक टॉपिक विच इज सब्सिडरी बुक्स। अब ये समझिए, जर्नल मैंने आपको बोला कि प्राइमरी जो बेसिक एंट्रीज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है इन द फर्स्ट बुक विच इज कॉल्ड एज जर्नल। बट अगर ऐसे होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, जहां पे एक सिंगल अकाउंटेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एंट्रीज पास करना, मेंटेन करना, उसका रिकॉर्डिंग करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किया जाता है, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो एंट्रीज है इनको अलग अलग लोगों में डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करने के लिए कुछ बेस चाहिए। तो सबसे आसान बेस क्या रह सकता है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ चीजें सेल करेगा, कुछ चीजें परचेस करेगा, राइट। सर्विसेज भी होगी तो सेल होगा, परचेस होगा, कुछ ना कुछ सेल परचेस होगा। तो यहाँ पे ये जर्नल को डिवाइड किया जाता है इनटू सब पार्ट्स। एक से होगा सेल्स बुक, दूसरा से होगा परचेसेस बुक, एक होगा जिसमें एंट्रीज होगी सिर्फ कैश के रिलेटेड, उसको बोला जाएगा कैश बुक। तो ये पूरे एक बड़े बुक का क्या किया जाता है, पार्ट्स किए जाते हैं, सब डिवीजन किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों बटा जा रहा है उसको, सो दैट this work will be assigned to the sales manager, this work will be assigned to the purchase manager, this work will be assigned to the cash manager। तो ये सब वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो सके इसलिए ये एक बड़े बुक को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मैंने 3 बहुत आसान बुक्स बताए, और भी बहुत सारे बुक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हेन दिस book of primary entry is subdivided into small parts for operations or for recording transactions of a very big organization, तो ये छोटे छोटे बुक्स को क्या बोला जाता है, ये छोटे छोटे बुक्स को बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स। सो इट विल बी एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक ऑफ जर्नल। ओके तो जर्नल का एक्सटेंशन होता है ये टॉपिक, दैट इज सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, बट उसके बीच में आपको यहाँ पे 3 और टॉपिक्स है। Now these 3 topics are not in this line, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स थोड़े अलग से है। अलग से इन व्हाट सेंस, तो यहाँ पे 6 नंबर का टॉपिक है
जिसको बोला गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या कवर होता है, तो आप समझिए, आपने आपके पेरेंट्स के पास देखा होगा, उनके पास रहता है एक बैंक का पासबुक। क्या सबने देखा है बैंक पासबुक? या आपको अभी रिसेंट के हिसाब से अगर आपने देखा होगा तो उनको आता है मेल पे एक बैंक स्टेटमेंट, या कभी कभी पोस्ट से आता है। हैव यू ऑल सीन दैट? बैंक स्टेटमेंट आता है, बैंक पासबुक रहता है। तो वो जो बैंक में हमको दिया जाता है बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, ये क्या होता है, ये बैंक के पास जो हमारा रिकॉर्ड है, बैंक के पास जो हमारा रिकॉर्ड है उसका एक्सट्रैक्ट होता है, विच इज द बैंक स्टेटमेंट। और वैसा ही रिकॉर्ड हम अपने पास भी मेंटेन करते होंगे। कहाँ मेंटेन करते होंगे? जैसे हमने बोला ना, ये लेजर बनाते हैं, वैसे हमारे पास ये बैंक का लेजर बनता होगा। तो ये बैंक का लेजर जो हमारे पास बन रहा है और बैंक के पास हमारा जो रिकॉर्ड है, क्या वो मैच होना चाहिए? अगर आपने रिकॉर्ड किया कि आपने 500 रुपए विड्रॉ किए बैंक से, तो क्या उसी टाइम बैंक में भी एंट्री होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपने अगर चेक डिपॉजिट किया किसी इंसान का, आपने एंट्री कर दी, तो बैंक के पास भी होनी चाहिए, करेक्ट? तो आपका बैंक का जो लेजर है वो, तो आपका बैंक का लेजर है वो, एंड बैंक आपको क्या देता है? पासबुक, या हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। ये दोनों मैच होने चाहिए। ये दोनों मैच हुए तो वेल एंड गुड। बट कभी कभी ऐसे हो जाता है, आपके यहां से एंट्री रिकॉर्ड करना छूट गया, या फिर बैंक से एंट्री रिकॉर्ड करना छूट गया, गलती से बैंक ने 2 बार एंट्री कर दी। ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ये दोनों बैलेंसेस मैच ना करें। तो बैंक reconciliation is basically finding out whether these two balances are matching. If they are matching, well and good. If they are not matching, you are doing reconciliation. थोड़ा इंग्लिश अच्छा होगा तो आपको समझेगा। रिकंसाइलिंग द बैलेंसेस, मतलब ये दोनों बैलेंसेस इक्वल होने के लिए, या ये दोनों बैलेंसेस में डिफरेंसेस क्यों हैं, ये आप क्या करोगे, इसमें फाइंड आउट करोगे, और वो रेक्टिफाई करके ये दोनों बैलेंसेस को मैच करवाओगे। ओके, सो दैट इज रिकंसिलिएशन, बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सिंपल एग्जांपल समझिए। आपके पास कार होती है, अगर आपने आज के दिन एक 10 लाख रुपीस की कार परचेस कर दी, अगर आपने आज के दिन एक 10 लाख रुपीस की कार परचेस कर दी, and you are going to use this car for next 5 years and you're going to sell it after these 5 years. I am saying, अगर आप 5 साल बाद ये कार बेचोगे तो आपको ये कार के मिलेंगे 15 लाख रुपीस, मिलेंगे? yes or no? So there are a few reasons which we can spot out easily कि एक तो कार का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होते जाती है। सिमिलरली विद द पैसेज ऑफ टाइम, कार एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। आपने उसको यूज किया तो उसका दरवाजा खराब होगा, टायर्स खराब हो गए, इंजन खराब होने लगेगा, देयर विल बी थिंग्स विच विल स्टार्ट डिटियोरेटिंग, बराबर? आपने उसको यूज किया, आपने आज की कार अगर 5 साल बाद बेचना चाहोगे, वो आउटडेट हो जाएगी, उसका यूजेज उस टाइम, उसका जो वैल्यू है वो ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की कार्स उस टाइम आ जाएगी। तो विद पैसेज ऑफ टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये जो कार है आपकी, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपका एसेट। क्या बोलते हैं हम इसको? आपका एसेट। So the decrease or the deterioration or the reduction in the value of any asset due to its use, due to passage of time, due to change in technology or its usage, that is called as depreciation. तो ये depreciation का accounts में
इफेक्ट कैसे लेते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर ये कार हमने 5 साल बाद बेची तो इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे, ये सब हम देखेंगे इन दिस टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप में से कोई भी मुझे बता देगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या होगा? नाम से ही समझ रहे हैं क्या होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। अगर आपने जर्नल बनाते टाइम, लेजर बनाते टाइम कुछ एरर्स की है तो उसको आप अभी क्या करोगे? करेक्ट करोगे। तो इसके लिए ये टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एंड लास्ट टॉपिक विच वी हैव इज सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि हम एक सिस्टम सीखने वाले हैं, उसका नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल मतलब थोड़ा थोड़ा समझिए कि 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। क्या है वो मैं उस टाइम बता दूंगी, बट ये है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। जनरली छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो बहुत कम लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनको हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि वो एक अच्छा अकाउंटेंट हायर करे, वो एक अच्छे सीए को फीस दे, ऑडिट फीस दे या अकाउंटिंग फीस दे। तो वो क्या प्रेफर करते हैं? वो बोलते हैं कि हमको इतना टेक्निकलिटीज या इतना अकाउंट्स नहीं आता है, ना ही हम एक इंसान को अफोर्ड कर सकते हैं जो हमारे लिए अकाउंटिंग करे। तो इसलिए हम प्लेन सिंपल फॉर्म में अपने अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं। पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, हम उसका रिकॉर्ड करेंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, इनकम्स होंगे, उसका रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट। हम डिटेल में अपना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना चाहते। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनको अलाउ किया जाता है, या वो जनरली प्रिफर करते हैं एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज कॉल्ड एज द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज a system which is not the scientific system of accounting, जो dual aspect या double entry basis पे नहीं based है। इसमें कोई standard rules regulations नहीं है। ये एक simpler system है, एक simpler version है, जहाँ पे normal cut short करके income expenses या कुछ कुछ और चीजें record कर दो, that's enough। इस type में किया जाता है accounting इन द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वो भी कैसे करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं इन दिस चैप्टर नंबर 10। सो दीज आर द चैप्टर्स विच यू हैव, विच यू कैन सी इन द इंडेक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो पूरे सब्जेक्ट का आपका है इंट्रोडक्शन। दूसरा है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें हम रूल्स सीखेंगे, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है ये सीखेंगे। आपने फेमसली सुना होगा कि अकाउंट्स में रहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सुना है क्या? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये 3 गोल्डन रूल्स होते क्या है वो हम सीखेंगे इन दिस चैप्टर। उसके बाद हमने देखा कि एक बुक्स बनते हैं अलग अलग, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें पहला बुक होता है जर्नल, जहाँ पे डिटेल लाइन बाय लाइन एंट्रीज होती है। उसके बाद बनता है लेजर, तो ये जर्नल में बनी एंट्रीज का पोस्टिंग करते हैं हम इन द लेजर। लेजर के साथ साथ ही क्या बनता है? उसका समरी विच वी कॉल एज ट्रायल बैलेंस। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक इंसान बैठ के पूरा जर्नल नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो वो क्या करेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। एंड ये लेजर ट्रायल बैलेंस का फाइनली क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बीच के 3 टॉपिक थे। बैंक रिकंसिलिएशन, हमारा बुक का जो भी सिस्टम है, जो भी पिक्चर दिख रहा है, क्या वो बैंक के पिक्चर के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ओके, नहीं कर रहा है, मैच करो, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। डेप्रिसिएशन हमने देखा, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लाइक मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल आज है, वो 5 साल बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, बल्कि कम ही हो जाएगी। इट इज रिडक्शन, सो दैट इज डेप्रिसिएशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो हमने सिंपली बोला कि जो भी आपने एरर्स ये सब करते टाइम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, कुछ भी बनाते टाइम आपने अगर एरर की है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है ये बताया जाता है इन दिस टॉपिक ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और लास्ट टॉपिक है सिंगल एंट्री, जिसमें बताया गया है कि
आपको कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं करना है, सिंपल सिस्टम से करना है, तो वो किस फॉर्म में किया जा सकता है। अभी आप पूछोगे कि मैम ये सारे टॉपिक्स हमने सीख लिए, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कैसे रिलेशन होता है या क्या किया जाता है। तो देर आर अ फ्यू टॉपिक्स इन दिस विच आर करंटली, अभी के टाइम में ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ अभी के टाइम में, मतलब इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स। आपको पता है कि ये जो अकाउंटिंग करना है, इसके लिए पहले पुराने जमाने में ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स मेंटेन होती थी जिसको बोलते थे बही खाता। अगर आप आपके ग्रोसरी वगैरह स्टोर पे जाओ ना, उनके पास ऐसी लंबी लंबी बुक्स रहती है, देखिए आपने, ब्लू कलर की रहती है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स रहती है, वो होता है बही खाता। पहले जब अकाउंटिंग किया जाता था या ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी किया जाता था, तो वो किया जाता था इन मैनुअल फॉर्म, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसका रिटन फॉर्म में लिख लिख के एंट्री किया जाता था। तो उस टाइम पे ये अलग अलग बुक्स बनाई जाती थी, फिर उसके बैलेंसेस ट्रांसफर किए जाते थे, फिर उसको फाइनली कन्वर्ट किया जाता था इनटू दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उसमें गलतियां होती थी, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ती थी, ये सब करना पड़ता था। बट इन द करंट सिनेरियो, आपको जब आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सा पॉपुलर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है आजकल चल रहा, सबने सुना होगा, टैली। टैली, तो टैली अगर आप यूज करोगे तो आपको इसमें से क्या करना पड़ता है, तो आपको सिर्फ ये जर्नल करना पड़ता है। एक जर्नल करने से आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। Okay, so that is the ease, that is the comfort which you're going to get due to the use of computers. So it is programmed in such a way that even if you just pass the journal entry of that transaction, your ledger, trial balance, financial statements will automatically be prepared. Okay, इससे आपको एडवांटेज एक हुआ है कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये एरर्स होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है ना, वो बहुत कम हो गए हैं। तो ये टॉपिक आपको प्रैक्टिकली आजकल यूज में बहुत कम आता है, बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम कंप्यूटराइज्ड, जिसके कारण ये सब एरर्स होने की, कोई भी इंसान यार लिखेगा तो 100 की जगह 1000 लिख देगा तो लिख सकता है ना, बट कंप्यूटर से बहुत कम बार ऐसे होगा। ओके, या होगा भी तो चांस क्या होता है, मैंने जैसे बोला आपको सिर्फ कहाँ वर्क करना होता है, ये जर्नल में, तो गलत लिख भी दिया है तो जर्नल में जाओ, टाइप करो 1000, सब फिर से क्या होगा, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब एंट्रीज आपकी चेंज हो जाती है। So that is the ease which you get in today's times due to the use of computers or due to the use of well developed accounting softwares. So rectification of errors बहुत कम हो चुके हैं। बाकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह आपको बनाना पड़ता है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन एक कंसेप्ट है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। और सब्सिडरी बुक्स, जैसे मैंने बोला कि वो जर्नल का एक्सटेंशन होता है, जर्नल के सब डिविजन्स होते हैं, तो जर्नल ही जब आसानी से बन रहा है तो सब्सिडरी बुक्स में एंट्रीज फिर से सेपरेटली नहीं करनी पड़ती, एक बार एंट्री कर दो, सब्सिडरी बुक में कर दो या जर्नल में कर दो, अल्टीमेटली आपको समरी इजीली मिल जाएगी। सो ये सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जो भी एप्लीकेशन है उसमें आपको काम क्या करना है, यू हैव टू करेक्टली प्रिपेयर द जर्नल। तो ये जर्नल जो है वो अगर आप प्रॉपरली बनाओगे मतलब एरर्स के हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ प्रॉपर रूल्स लगा के, प्रॉपर अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ के, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसेप्ट, ये सब अप्लाई करके जब बनाओगे तब आपका जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो बनेगा एरर फ्री एंड टू द पॉइंट। ओके, so that is what we are going to cover in your entire 11th standard curriculum of bookkeeping and accountancy. अभी मैं इन शॉर्ट आपको बताने जाऊं तो बस इतना ही समझिए। आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट को अकाउंट्स बोल रहे हो, बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट है। तो अंडरस्टैंड, ये जो पहला प्रोसेस है ना ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, दिस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। ओके,
This is called as bookkeeping. So bookkeeping is basically recording of the business transactions, which is generally done by an accountant or a junior staff. And this summarizing, analyzing, interpreting, drawing conclusions, this is called as accountancy. Hence, your subject is called as bookkeeping and accountancy. Okay, so bookkeeping is recording of the transactions, accountancy is drawing analysis and conclusions from the record which is maintained. So that is the subject, that is your introduction of the subject of bookkeeping and accountancy of 11th standard. So now what is important from the next session is that कि आपने यहाँ पे देख लिया कि हम जब भी कम्युनिकेट कर रहे थे, जब भी मैं आपको कोई चीज बता रही थी तो बहुत ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे थे जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, आपने पहली बार सुने होंगे. तो ये जो सब वर्ड्स है, ये नए नए वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग दिस सब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आपने जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना सीखा था, तो क्या आपने सीधे बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ना लिखना एक ही दिन में चालू कर दिया था? इज दैट द वे यू वर टॉट? नो, आई एम श्योर नोबडी वाज टॉट इन दैट वे. यू वर फर्स्ट टोल्ड हाउ टू राइट द लेटर्स. आपको पहले लेटर्स कैसे लिखते हैं वो सिखाया गया था. देन यू वर टॉट वर्ड्स. देन यू वर टॉट हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस. और सेंटेंस जब बनाना आने लगा तब जाके हम लिख पाए बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़े एसेज, बड़े क्वेश्चन आंसर्स. सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज, learning the vocabulary of that language, learning the usage of that language, learning the rules, regulations related to that language is extremely important. उसी तरह हम जब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट सीखेंगे तो उसकी लैंग्वेज सीखना, उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो सीखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे विथ एन एक्सरसाइज जहां पे हम डिस्कस करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच विल कम इन फ्रंट ऑफ यू और यू विल हैव टू फेस इन योर कॉमर्स करियर. तो जितने भी वर्ड्स आपके सामने आने वाले हैं, जितने भी वर्ड्स आपको यूज करने को लग सकते हैं, इन सब का पहले हम समझेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज क्या है जो यूज होती है. जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला एसेट. एसेट क्या है आपको पता नहीं होगा, अभी तक नहीं सुना है आपने. आपने सुना है कि व्हीकल होती है, ओके, बट उसको एसेट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं. जैसे मैंने बोला कि कैश का बनता है, कैश अकाउंट बनता है, एनालाइजिंग किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या है, क्या होते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलोगे, ये सब समझोगे तब जाके आप एक परफेक्ट अकाउंटिंग कर पाओगे और एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन पाओगे. आई एम श्योर एवरीवन इज हियर टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड एंड हेंस लर्निंग द बेसिक्स with extreme dedication is very very important. तो आपको इसके लिए क्या करना है, बस हमारे जो सेशंस है रिलेटेड टू कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज और द इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ये सब लेक्चर्स देखने हैं. उससे क्या होगा, उससे आपको एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें ओवरऑल अकाउंट्स में सीखनी पड़ेगी. नॉट ओनली इन योर 11th स्टैंडर्ड, रिमेंबर दिस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू योर 11th स्टैंडर्ड, इट्स 11th 12th, इट्स फॉर बीकॉम, बीबीए, सीए, एनीथिंग, और फॉर दैट मैटर फॉर एनीवेयर. जब भी आप जहां भी काम करोगे, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो दीज वर्ड्स और दीज टर्मिनोलॉजीज प्रॉपरली. ओके, तो ये सब हम सीखेंगे इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस. इट इज गोइंग टू बी अ एंटायर एक्सरसाइज जहां पे आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, ऑलमोस्ट 100-150 नए वर्ड्स, नया पर्सपेक्टिव, नए एंगल्स मिलेंगे रिलेटेड टू वेरियस वर्ड्स विच यू माइट बी यूजिंग अर्लियर इन योर लाइफ ऑल्सो. बट ये अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से इन सब के मतलब क्या होते हैं और उनका यूजेज, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये आपको सीखने को मिलेगा. ओके, so that is going to be our exercise for next few sessions. So be ready,
to learn almost 100 to 200 new words, new concepts जो use करके हम आगे बढ़ेंगे with our journey of bookkeeping and accountancy. अब इसके लिए जब भी आप अकाउंट्स के सेशन में आओगे तो आपके पास क्या क्या मस्ट हैव्स है. What you should definitely have with you is a big A4 size notebook. A4 साइज नोटबुक आप सबको समझता है बड़ी नोटबुक. डू नॉट यूज अ स्मॉल नोटबुक फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बिकॉज इसमें इवेंचुअली जाके आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं जिसके लिए आपको एक बड़ी नोटबुक होना नेसेसरी है. तो यू शुड हैव विथ यू अ A4 साइज नोटबुक, अ स्केल, एन इरेजर, अ शार्पनर, अ पेंसिल एंड अ पेन. तो ये स्टेशनरी आपके पास होनी ही चाहिए. कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मोबाइल के कैलकुलेटर्स भी ऑलवेज बंद होने चाहिए क्योंकि इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड यू आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर्स. तो आप कभी भी कैलकुलेटर ना यूज करके कोशिश करिए कि कैलकुलेशंस करो ताकि आपको पेपर में भी आसानी जाए और पेपर में भी आप फटाफट से आपके अकाउंटिंग कैलकुलेशंस कर सकोगे. रिमेंबर इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, तो डरने की जरूरत नहीं है. नंबर्स का डर लगता होगा तो भी अकाउंट्स का डर नहीं लगने वाला. सो बी रिलीव्ड फ्रॉम दैट एंगल. मैंने बोला है सिंपल मैथमेटिक्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना तो अकाउंट्स डेफिनेटली आ जाएगा. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, आई डू नॉट वांट एनी एक्सक्यूजेस फॉर दिस. जब भी अकाउंट्स के लेक्चर में बैठोगे A4 साइज नोटबुक, स्केल, पेंसिल, पेन, ये सब स्टेशनरी लेके ही आपको बैठना पड़ेगा. बिकॉज जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी वे में हम क्लास में उसको लिखते हैं वैसा ही आपके नोटबुक में होना जरूरी है और वैसा ही आपके एग्जाम पेपर में होना जरूरी है. तब भी जाके आप स्टैंड आउट करोगे, तब भी जाके यू विल बी द वन हु विल गेट 100 मार्क्स, because your paper will stand out from the paper of other people or your other friends. ठीक है, तो जिनको अच्छा प्रेजेंटेशन करना जम जाएगा उनको डेफिनेटली यू हैव टू बी टेंशन फ्री कि आपको 100 मार्क्स का टारगेट आपको रखना है. हाँ, रखना ही है. ओके, एवरीवन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ शुड इंश्योर कि आप 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको फुल मार्क्स ही सिक्योर करने हैं इन दिस सब्जेक्ट. बिकॉज सी, this is a very very important subject and this is the most scoring subject of the commerce stream. तो आपको ये सब्जेक्ट को कैसे भी करके फेवरेट बनाना ही है. मुझे ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, बन ही जाता है. बट यू हैव टू कीप दैट डेडिकेशन. और उसके लिए आपको क्या करना है, जो अगले कुछ सेशंस होने वाले हैं रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स, और जो ये पहले 4 लेसन्स के सेशंस होंगे, फर्स्ट 4 लेसन्स के जो सेशंस होंगे वो बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेटेडली देखने हैं विदाउट इवन मिसिंग अ सिंगल सेशन, सो दैट यू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स. और ये बेसिक्स अगर एक बार क्लियर हुए ना तो CA फाइनल तक, CS के प्रोफेशनल लेवल तक, या कोई भी आप कितना भी डिफिकल्ट कोर्स करो उसको क्लियर करने के लिए आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रांग. क्योंकि ये बेसिक्स से ही सब जगह कंसेप्ट्स बनते जाते हैं. तो जब तक ये अच्छे से नहीं आएगा यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज थ्रू आउट योर लाइफ. सो इफ यू हैव चोजन कॉमर्स, आपको एक डेडिकेशन रखना पड़ेगा टिल एटलीस्ट वी कंप्लीट दिस 4 सेशंस. मैं उसके बाद प्रमोट नहीं कर रही हूँ, गलत सेंस में नहीं लेना है कि उसके बाद टाइम पास करके मिस नहीं करने हैं सेशंस. बट ये 4 के लिए तो प्लीज मुझे कभी कोई रीजन मत देना और प्लीज अच्छे से अटेंड करना लेक्चर्स. ओके, सो यस, आई एम श्योर यू गोना एंजॉय दीज सेशंस अ लॉट. पहले 2 टॉपिक्स के सेशंस तो बहुत फन होते हैं, बहुत एंजॉय करोगे आप, क्योंकि बहुत नई चीजें सीखने मिलती है जो आपने इसके पहले कभी नहीं सीखी है. सो प्लीज कीप अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ a very very new subject and a very interesting subject of your commerce career, that is bookkeeping and accountancy. Okay, so yes, that's it for today. Thank you so much. Have a good day.